हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन यदि आपने हर चैप्टर का यानी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर हैं या साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सबका वन शॉट माइंड मैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज एमसीक्यू असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भैया जाकर देखें ताकि आपको अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। कहाँ मिलेगा ये सब आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर देखें और अपने क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। पहली, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं होते, तो यह आंसर नहीं होगा। सेकंड, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो बना है वो किससे बना है? कोवलेंट बॉन्ड से बना है, और कोवलेंट बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल्स में आते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बात भी सही है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से बना है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बात भी गलत है। तो क्या बात यहाँ पर सही है? सेकंड और थर्ड सही है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा क्योंकि सेकंड और थर्ड इसी ऑप्शन के अंदर दिया है। चलिए, तो आंसर आपका बी करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ। C3H8 जो है वो किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा? एल्काइन से करेगा, एल्कीन से करेगा, एल्केन से करेगा या साइक्लो एल्केन से करेगा? तो C3H8 है, इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एल्काइन के जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। क्या होता है? CnH2n-2 किसके लिए? एल्काइन के लिए। सेकंड, एल्कीन CnH2n, और एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। तो n की वैल्यू यहाँ पर कार्बन की क्या है? 3, तो यहाँ पर 3 पुट करो। C3H क्या आना चाहिए? 3 2 6 -2 यानी 3C3H4 आना चाहिए। तो ये आंसर तो इससे नहीं मैच करता, तो ये इसका मतलब एल्काइन नहीं है। सेकंड, 3 रखो, C3 3 2 6, तो C3H6 आ गया। ये C3H8 है यानी एल्कीन भी नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, एल्केन C3H 3 2 6 +2 क्या आ गया? C3H8 यानी ये जो C3H8 दिया है ये कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा? एल्केन्स को बिलोंग करेगा, यानी एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज का पार्ट होगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाता है सी। क्लियर बेटा? इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक्ड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। यानी जब आप कोई खाना पका रहे हैं उसके नीचे आपका जो बर्तन है वो नीचे से ब्लैक पड़ गया, तो आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है? द फूड इज नॉट कुकड कंप्लीटली। नहीं, ये बात नहीं है। खाना नहीं पका है तो वो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बर्तन की ब्लैकनेस होने पे। सेकंड, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। जो फ्यूल है आपका वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, यानी उसके अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन्स बच गए हैं। अब बच गए हैं तो क्या करेंगे? वो सूटी फ्लेम लेंगे, यानी काला धुआं एक तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा होगा तो जो सरफेस होगी किसी भी मटेरियल की, इसके अंदर आप फूड कुक करते हैं तो उसके नीचे ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। थर्ड, द फ्यूल इज वेट, इसका भी ये आंसर नहीं होता। लास्ट, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीट। यदि बर्निंग कंप्लीटली कर रहा है तो ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो ब्लैक कलर की लेयर आएगी नहीं। तो इसका मतलब आंसर केवल और केवल बी आपका सही होगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2,4। कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 मिली है। हमें बताना है हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? वो शेयर कर लेता है, यानी शेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा हो, डबल हो या फिर ट्रिपल हो। अब इन सब में से देखो कहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले वाले में है क्या, सबके सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी वाले में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये आंसर होगा, यानी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, तो क्या हम इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड के बारे में हम कुछ बात नहीं करते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट स्टडीज दैट एसिटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। एक बच्चा है, उसने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड जो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। एसिटिक एसिड की आपकी स्ट्रक्चर भी दी है, CH3COOH। तो वाई एसिटिक एसिड इज क्लासिफाइड एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों एसिटिक एसिड को एक सैचुरेटेड कंपाउंड कहा गया है? पहला, बिकॉज देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से उसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहा गया है। हाँ, यही आंसर होगा। सेकंड भी पढ़ते हैं, बिकॉज देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, इसके बीच में डबल बॉन्ड होने से अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड पे कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। थर्ड, बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी नहीं। कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच के यदि सिंगल है तो हम कहेंगे कि सैचुरेटेड है, और यदि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल या ट्रिपल आ जाता तो हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड है, तो कहते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स रिप्रेजेंट एन एल्कीन। एल्कीन क्या होती है? जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर चेक करो, कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? पहले वाले में क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एल्कीन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एल्काइन होगा। क्यों? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन के अंदर। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, एक एल्कीन हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या होता है, एल्कीन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट होगा वो केवल हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यू हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन है, उसकी इमेज दी है आपको। पहला क्या है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, हमें क्या पता लगा कि ये क्या है, एल्काइन है, बहुत बढ़िया। सेकंड में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो हमें क्या पता लग गया कि ये क्या है, एल्कीन है। अगला, यहाँ पर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, एल्केन। और लास्ट वाले यानी डी में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओवरऑल ये क्या हो गया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्काइन हो गया। क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। चलिए फिर आगे पूछता है आपसे, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एल्काइन। किसको हम एल्काइन कह सकते हैं, तो ए और डी को हम क्या कह सकते हैं, एल्काइन कह सकते हैं। तो ए और डी देखो कहां पर है, सी में दिया हुआ है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, तो ए और डी जो है वो एल्काइन हो जाएगा, तो आंसर आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप कैन कंबाइन विद कार्बन टू प्रोड्यूस एल्कोहल। इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप को यदि हम किसी कार्बन की चेन के साथ जोड़ दें, जैसे कार्बन की बहुत बड़ी चेन है, तो उसके साथ यदि मैं ये वाला ग्रुप जोड़ता हूं, पहले वाला ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड OH, तो क्या ये एल्कोहल बना, नहीं। क्यों, क्या बन गया, ये एक एल्डिहाइड बन गया, क्योंकि ये क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकंड, सी डबल OH, यदि मैं इसको जोड़ देता हूं, यहाँ पे एक और OH आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, यानी ये भी एल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। ये कैसा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। थर्ड, OH, यदि OH जोड़ते हैं, हाँ ये एल्कोहलिक ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो यदि आप इसको जोड़ते हो किसी कार्बन के साथ, जैसे दो कार्बन की चेन है, इसके साथ हमने OH ग्रुप जोड़ दिया,
बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी शो करता है। बन गया, ये क्या बना, इथेनॉल यानी एल्कोहल बन गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या हो गया, एक कीटोनिक ग्रुप हो गया। कैसा ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप। तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है बेटा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज सीरीज कैन बी क्लासिफाइड एज होमोलोगस सीरीज। इनमें से कौन से सीरीज को आप होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। अब होमोलोगस सीरीज आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे और दो लगातार कंपाउंड्स इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिफर करेंगे, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से, यानी CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे। चलिए अब चेक करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, CHCl3, ए वाले में CHCl3, सेकंड क्या आ गया, C2H5OH आ गया, थर्ड क्या आ गया, C3H7OH आ गया। अब यहाँ पर आप देखो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, यानी यहाँ पर तो था सिंपल हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था, साथ में क्लोरीन भी था, यानी एक तरीके से क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसे। लेकिन यहाँ पर आ गया फिर एल्कोहल आ गए, इथेनॉल आ गया, प्रोपेनॉल आ गया, तो ये एक सीरीज ही नहीं बनी, यानी ये होमोलोगस सीरीज नहीं होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। लेकिन होमोलोगस सीरीज के लिए सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी FG फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। सेकंड CH3OH, अगला क्या आया C2H5OH, नेक्स्ट क्या आया C3H7OH, यानी इसमें एक CH2 ऐड करोगे तो C2H5OH बनेगा, इसके अंदर एक CH2 ऐड करोगे तो C3H7OH बनेगा, यानी ये क्या हो गई, एक होमोलोगस सीरीज हो गई। यदि ये होमोलोगस सीरीज हो गई तो आंसर बी हो जाएगा। सी वाली चेक करते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्यों नहीं है। पहला यहाँ पर क्या है CHCl3, दूसरा क्या है एल्कोहल और तीसरा क्या है एसिड, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। पहला अलग ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप OH आ गया यानी एल्कोहल आ गया, तीसरे में एसिड आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं है, तो होमोलोगस सीरीज की हम बात ही नहीं कर सकते। लास्ट CH3COOH, नेक्स्ट है OH ग्रुप, फिर OH ग्रुप, यानी पहला एसिड आ गया, फिर दूसरा एल्कोहल आ गया, फिर तीसरा एल्कोहल आ गया, यानी ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, तो ये भी होमोलोगस सीरीज नहीं हो सकती। तो केवल आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अ स्टूडेंट स्टडीड दैट द कार्बन कंपाउंड CH3OH, C2H5OH, CH3H7OH, C4H9OH कैन बी ग्रुप्ड एज होमोलोगस सीरीज, यानी ये जो कंपाउंड्स हैं इनको आप होमोलोगस सीरीज मान सकते हो। आगे कहता है व्हाई आर दीज कंपाउंड्स ग्रुप्ड एज होमोलोगस सीरीज, क्यों इन कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज कहते हैं या मानते हैं। पहला, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि इसके अंदर यदि आप कार्बन को बढ़ाते हो तो एटम सीरीज में ही बिलोंग कर रहा है, पहला ये बात कह रहा है। दूसरा, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम along with the series. C, because of presence of same functional group substituted for hydrogen in a carbon chain. Next क्या कह रहा है, because of presence of same carbon compound substitute for hydrogen in a carbon chain. तो आपका यहाँ पर आंसर C करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस है यहाँ पर, यानी सबके सब OH ग्रुप कनेक्ट है, यानी सबके सब एल्कोहल्स हैं और इनके अंदर सब्सटीट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन कार्बन चेन के अंदर, तो इसलिए हम इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो आंसर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन क्या होता है, 5 कार्बन की होगी, एन मतलब एल्केन होगी, एल्केन होगी तो जनरल फॉर्मूला देखो CnH2n+2, यानी C5H12 हो जाएगा, यानी C5H12 हो जाएगा पेंटेन। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं, एक लंबी चेन बनाएंगे, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड से सबको कनेक्ट कर दो क्योंकि एल्केन है। सबकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लगाते हैं, ताकि 4 एटम पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर 4 पूरे हो गए, यहाँ पर 4 पूरे हो गए, यहाँ पर 4 पूरे हो गए और यहाँ पर 3 लगाने पड़ेंगे ताकि चारों बॉन्ड पूरे हो जाएं। अब कार्बन गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए, 5 कार्बन हो गए, यानी ये बन गई पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटेन।
N क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक लीनियर चेन में सबके सब कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हो गया? पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। अब मैं क्या करूं? एक इस CH3 को उठाऊं, एक इस CH3 को उठाऊं और उठाकर इसकी जगह रिप्लेस कर दूं। क्या कर दूं? इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के साथ इसको रिप्लेस कर दूं। चलो रिप्लेस करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां तक जुका तू, फिर ये जुका तू बनाओ। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ऊपर H रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? इस H की जगह ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, यानी CH3 ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हमने इस CH3 ग्रुप को यहाँ ले गए H की जगह, तो ये H किसकी जगह आ जाएगा? इस CH3 ग्रुप की जगह, तो यहाँ पर लग गया H। अब इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन गिनो, क्या सेम है अभी भी? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके अंदर क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गई। यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने को क्या कह देते हैं कि हम एक आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कैसा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसकी और इसकी स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी दूसरा बन गया। अब इस तरीके से मैं क्या करूं? इस CH3 को उठाऊं और इस H के साथ रिप्लेस कर दूं, तब क्या बन जाएगा? इसके पास तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा। चलिए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, नीचे CH3 जुका तू है अभी तक, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, तीनों के तीनों मैंने जुके तू कनेक्ट कर दिए ये वाले। इस H की जगह ये CH3 आया, तो यहाँ पर लगा दो CH3। अब ये H कहाँ जाएगा? ये वाला H इधर, तो H लगा दिया यहाँ पर। अब गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसके अंदर भी C5H12 है, यानी तीनों के अंदर 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। तो ये ही 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे पेंटेन के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स? व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग? क्यों कार्बन जो है कंपाउंड्स बनाता तो है, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही बनाता है। चलिए, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, ये बात सही है। आउटर मोस्ट शेल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। आगे, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म दीज, यानी इसे ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में और 4 इलेक्ट्रॉन लेने में। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा? ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। कोई भी एलिमेंट नेचर के अंदर क्या चाहता है? सबसे पहली कंडीशन कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऐसा करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन है। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तब 2 बचेगा, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा कर सकता है। इसके लिए लेकिन क्या चाहिए? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। अगला, इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, लेकिन ये ऐसा ना कर क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लगता है, यानी अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, उनको शेयर करने लगेगा, दूसरे कार्बन के साथ शेयर करने लगेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करने लगेगा, किसी भी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ शेयर करने लगेगा, ताकि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके अपनी वैलेंस शेल में। तो ये सब कारण है जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो ओनली कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सीरीज ऑफ एल्काइन? एल्काइन की सीरीज से बिलोंग करते हैं इनमें से कौन से कंपाउंड? एल्काइन क्या होते हैं? CnH2n-2। अब देखो यहां पर इसके अंदर C6 डालोगे तो क्या आएगा? यहां से 12 - 2 10 आएगा, यानी C6H10 आएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। अगला C2H6, C2H6 आता है कि यहाँ से 4 - 2 2 आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा 2 डालो यहाँ पर, C2H क्या होगा? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 - 2 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? C3H, 3 2 6 - 2 यानी 4, तो आंसर क्या आया? C3H4, यानी ये ही इसकी होमोलोगस सीरीज हो जाएगी।
एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का मेंबर हो जाएगा C3H4। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन कंपाउंड। एक हाइड्रोकार्बन है जिसके 4 कार्बन के एटम्स हैं उसके अंदर। गिव्स इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन। यदि वो एल्कीन है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब है वो एल्कीन तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। कितने कार्बन के एटम हैं, 4 हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। C4H2 × 4 तो C4H8। तो आंसर क्या हो गया C4H8, यानी आंसर हो गया आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिर्फ आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, डालो और आंसर निकालो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज। एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला मेंबर क्या होगा। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। पहला मेंबर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। रखो यहाँ पर C2, 2 × 2 - 2 तो C2H4-2 यानी C2। C2H2 आ गया, C2H2 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इथाइन है। क्यों, 2 कार्बन के एटम है। आयन किसके लिए आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन डायमंड। डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स टू फॉर्म। डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से। क्या बनाने के लिए, एक हेक्सागोनल एरे बनाने के लिए, यानी इस तरीके से रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या इस तरीके से बनाने के लिए, इस तरीके से बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। थर्ड क्या कह रहा है, शेप फुटबॉल के जैसी होती है। फुटबॉल की जैसी शेप फ्लोरीन में होती है। लास्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ रिंग। रिंग भी नहीं बनाता डायमंड। डायमंड जो है वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरीके। ये जो कार्बन है 3 कार्बन से कनेक्ट हो गया, अब ये आगे 3 से कनेक्ट होगा, यानी 4-4 बॉन्ड सबके कार्बन के बनते जाएंगे। क्लियर है, इस तरीके से ये कनेक्ट होकर एक बड़ा 3D नेटवर्क बना लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू इथेनोइक एसिड, अ गैस इवॉल्व्स। जब ये NaHCO3 इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH पर ऐड करेंगे तो वहां पर एक गैस निकलती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैस इवॉल्व। क्या गैस निकलेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा प्लस H2O प्लस CO2, यानी कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH के साथ। सो आगे क्या कहता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब इसके अंदर आप लाइम वाटर ऐड करो तो इसे मिल्की कर देगा, यानी CaCO3 बना देगा। बिल्कुल बना देगा क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है, यानी आंसर ए तो होगा। इट इज इवॉल्व विद अ ब्रिस्क एफरवेंस, यानी ब्रिस्क एफरवेंस एक साउंड आती है जब CO2 गैस रिलीज होती है। थर्ड, इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की जैसी स्मेल नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला, इट इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, जब जो हमने ग्लूकोज लिया है उसके साथ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है तो एनर्जी बनती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो उस प्रोसेस के दौरान CO2 गैस जो है वो निकलती है, CO2 गैस एक्सपेल होती है। इसका मतलब ये एक बाई प्रोडक्ट भी होगा रेस्पिरेशन का। तो A, B और D जिस ऑप्शन के अंदर है वो सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, डी में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो आई होप बेटा आपको जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड की क्वेश्चंस जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो है वन शॉट टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, ये सब कुछ आपके लिए अपलोड कर दिया है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। इन सब की PDF आपको कहाँ मिलने वाली है, इन सब सेशंस की जितने भी वन शॉट है, माइंड मैप है, इन सब की PDF आपको मिल जाएगी मैजिक बॉक्स के अंदर। तो मैजिक बॉक्स के अंदर से PDF देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।